दोस्तों नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ में आपका स्वागत है। अभी तक हम 31 क्लासेस कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। आज 32वीं क्लास है। आज की क्लास में हम मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही कांग्रेस के स्वतंत्र अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने बंगाल विभाजन पढ़ा था, तो चलिए बंगाल विभाजन संबंधित कुछ फैक्ट्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। इसका विरोध और काला दिवस 7 अगस्त 1905 को मनाया गया। 7 अगस्त 1905 को ही स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई और इसी दिन बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया, यानी मूर्त रूप प्रदान कर दिया गया बंगाल विभाजन को। और इसी दिन यानी 16 अक्टूबर 1905 को पूरे देश में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर इसी दिन राखी दिवस भी मनाया गया, जिसमें हिंदू मुसलमान एक दूसरे को राखी बांध रहे थे। 1911 के दिल्ली दरबार के अवसर पर वायसराय लॉर्ड हरिक द्वितीय ने घोषणा करके बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, लेकिन उस समय कुछ भारत के मध्यम और उच्च वर्ग के शिक्षित मुसलमान थे जो बंगाल विभाजन का जोरदार समर्थन कर रहे थे। तो बंगाल का विभाजन हिंदू मुसलमानों की एकता के लिए श्राप सिद्ध हुआ। इससे दोनों समुदाय के बीच एक गहरी खाई खिंच गई और बंगाल विभाजन के समर्थक 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में एक मुसलमानों का शिष्टमंडल शिमला पहुंचता है, जहां पे वो लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं जो उस समय के वायसराय थे, और वहां पर एक मांग रखते हैं वायसराय के सामने कि प्रांतीय केंद्रीय स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए एक विशिष्ट स्थिति होनी चाहिए, जिस पर लॉर्ड मिंटो उन्हें आश्वासन देते हैं कि समस्त राजनीतिक हितों की सुरक्षा की जाएगी, भारत में उन्हें एक अलग स्थिति प्रदान की जाएगी। 30 दिसंबर 1906 को, ये डेट याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में अंग्रेजों के अप्रत्यक्ष सहयोग से मुस्लिमों की एक बैठक आयोजित की गई और सर्वसम्मति से एक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई। याद रखिएगा ये डेट। इसके मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की राजभक्ति को बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा बढ़ना और कांग्रेस का विरोध करना, ये इनके उद्देश्य थे। मुस्लिम लीग ने 1908 में अमृतसर के अपने अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे सरकार ने तुरंत स्वीकार कर लिया और 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा पृथक निर्वाचन अधिकार प्रदान भी कर दिया गया। यदि कुछ और फैक्ट्स को जानें तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वाकर उल मुल्क मुश्ताक हुसैन बनते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां ने की। कब? 30 दिसंबर 1906 को। मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष कौन बनता है? आगा खां। याद रखिएगा। चलिए अब जान लेते हैं कांग्रेस के स्वतंत्र अधिवेशन के बारे में। 1907 से पहले ही कांग्रेस की याचना नीति से कांग्रेस के अंदर नरम दल और गरम दल के मतभेद उजागर हो चुके थे। यह मतभेद विरोध के रूप में 1905 के बनारस अधिवेशन में खुलकर सामने आ गए। देख लेते हैं क्या हुआ था 1905 के अधिवेशन में। 1905 के बनारस अधिवेशन में उदारवादियों ने यह प्रस्ताव पास किया कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का स्वागत किया जाए, स्वदेशी तथा बहिष्कार के लिए कुछ नरम शब्दों में इसका विरोध किया जाए। इसका उग्रवादी नेताओं ने विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस समय और एक बात क्या होती है, इस बात से जो उग्रवादी नेता हैं वे नाराज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मामला सुलझा लिया जाता है। इसके बाद दिसंबर 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की लोकप्रियता बंगाल विभाजन के बाद बढ़ गई थी, अतः इस अधिवेशन का अध्यक्ष उग्रवादी अपने दल के नेता लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, जो अभी अभी देश निर्वासन से मुक्त होकर आए थे, जबकि उदारवादी रासबिहारी घोष को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इस मुद्दे पर जब लाला लाजपत राय को लगा कि टकराव होगा, तो उन्होंने इस आशंका से अपने नाम को वापस ले लिया और दादा भाई नेहरू, चूँकि इनको उग्रवादी भी सम्मान करते थे इनका और उदारवादी भी, तो कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष दादा भाई नेहरू को बना दिया गया। तो ना ही लाला लाजपत राय बने, ना ही रासबिहारी बोस बने। तो इस समय जो टकराव होना था वो किसी प्रकार टल गया 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। इस समय तिलक ने भी एक शर्त रखी थी कि जो स्वराज और स्वदेशी बहिष्कार का प्रस्ताव है वो सूरत अधिवेशन में यानी 1907 के अधिवेशन में पुनः पास कराया जाएगा।
ठीक है, ये बात रखी। 21 दिसंबर 1907 को स्वागत समिति के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी ने लाला लाजपत राय के प्रस्ताव को अनदेखा कर दिया, तिलक के प्रस्ताव को भी अनदेखा कर दिया और रास बिहारी बोस को अध्यक्ष घोषित कर दिया। याद रखिएगा, किनको घोषित किया गया? रास बिहारी बोस को। तिलक ने अपने प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति मांगी। किससे मांगी थी? मदन मोहन मालवीय जी से, परंतु इन्होंने इनकार कर दिया। अतः दोनों दलों के बीच हुल्लड़ मच गया। लोग एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां, जूते, चप्पल फेंकने लगे। अधिवेशन में भारी मारामारी मच गई। तो मालवीय जी ने अधिवेशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया, जिसके उपरांत मोतीलाल घोष ने दोनों गुटों के बीच समझौता कराना चाहा। तिलक ने सारा दोष भी अपने ऊपर ले लिया, परंतु उदारवादी नहीं झुके। अंततः कांग्रेस का विभाजन हो गया। नरम दल वालों ने कांग्रेस पर अपना एकाधिकार कर लिया और उग्रवादियों को पूरी तरीके से निकाल दिया। उग्रवादियों ने अपनी पार्टी नेशनलिस्ट बनाई, ठीक है, नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की। ऐसे ही कांग्रेस का विभाजन होता है। उग्रवादी चूंकि कांग्रेस से बाहर निकाल दिए गए थे, इसीलिए सरकार ने दमनकारी चक्र चलाए उग्रवादियों पर। कई कड़े कानून बनाए, जैसे 1907 का राजद्रोह सभा अधिनियम, 1908 का फौजदारी कानून, 1910 का प्रेस अधिनियम। इससे उग्रवादी जो अपना आंदोलन चला रहे थे वे नहीं चला सके। इनके दो नेताओं बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष ने राजनीति से संन्यास ले लिया। लाला लाजपत राय भी विदेश चले गए। बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर उनको जेल भेज दिया गया और 1914 तक वो जेल में ही रहे। वैलेंटाइन स्ट्रोल ने बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा है कि भारत में अशांति के जनक थे वे, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है, भारत में अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा है? वैलेंटाइन स्ट्रोल ने। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपनी मित्र और सहपाठियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।